हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात और अदृश्य रूपों से हमेशा चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि अगर हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, यानी वो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के अलग अलग रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने सुझाव दिया था कि अगर हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु यानी अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से ये पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लावाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए। वो 2 नियम कौन कौन से थे। फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, हम कोई भी x और y रसायनों का एक सेट लेते हैं। x में कॉपर सल्फेट, y में सोडियम कार्बोनेट, x में बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, y में सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। x और y की एक लिस्ट में से किसी एक को रसायनों के अलग अलग 5% विलयन पानी में तैयार कीजिए। सारे तैयार विलयनों में सिर्फ y के विलयन की कुछ मात्रा को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए और x के विलयन की कुछ मात्रा को एक ज्वलन नली में लीजिए। ट्यूब को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। उसके बाद फ्लास्क के मुख पर एक कार्क की भांति लगाइए, जैसा आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। अंतवस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे x और y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इसे फ्लास्क को फिर से तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में कोई अभिक्रिया हुई। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान और अंतःवस्तु में कोई परिवर्तन हुआ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
लवाजिये और कई वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया जाए या किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक पानी में, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार अगर 9 ग्राम पानी का अपघटन करें तो वो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अमोनिया 9H3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार हमेशा 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो। इन सभी एग्जाम्पल से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो जॉन डाल्टन का है। इनके बारे में दिया गया है। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 साल की एज में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रवों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करनी थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रवों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रवों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रवों की सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, और कई तत्वों के अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होती है। आप नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। What is an atom? परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनाते देखा है? इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक एंटहिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ये रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। हाउ बिग आर एटम्स? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक
रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 nm। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 nm। यहाँ पर रिलेटिव साइजेस दिए गए हैं रेडियस मीटर में और इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे 10⁻10 हाइड्रोजन का होता है परमाणु। इसी तरह आप सबका देख सकते हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे वैसे अपने सिंपल आइज से नहीं देख सकते और इसे एकदम नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वो यहाँ विद्यमान है और हमारे सभी एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। What are the modern day symbols of atoms of different elements? डॉल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग बहुत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, यानी ये प्रतीक तत्व की एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बेल्जियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। आप यहाँ सिंबल्स देख सकते हैं जो डॉल्टन ने बताया था। देखिए, फर्स्ट सिंबल हाइड्रोजन का था, सेकंड सिंबल कार्बन का, उसके बाद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मरकरी। ये सारे सिंबल्स इन्होंने बताए थे, सुझाव दिए थे। स्टार्टिंग में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वो सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे कि स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर की छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन H कैपिटल H, एल्यूमिनियम A कैपिटल L स्मॉल। ना कि हम इसको डबल मतलब दोनों कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अगर दोनों कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कोबाल्ट C कैपिटल O स्मॉल लेटर, इसको भी हम दोनों अगर कैपिटल लेटर में लिखें तो ये रॉन्ग होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा। और जैसे क्लोरीन Cl, जिंक Zn। कई तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन और ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। एग्जाम्पल्स, आयरन का प्रतीक Fe है और उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na और पोटेशियम का प्रतीक K है। यह हमेशा नाइट्रियम और केलियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार कई तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। यहाँ पर कुछ और तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स। एलिमेंट एक साइड दिया गया और एक साइड सिंबल। आप इसे लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरान B,
ब्रोमीन, Br कैल्शियम, Ca कार्बन, C क्लोरीन, Cl कोबाल्ट, Co। फिर और भी एलिमेंट दिए गए हैं, कॉपर, Cu, फ्लोरीन, F गोल्ड, Au हाइड्रोजन, H आयोडीन, I आयरन, Fe लीड, Pb मैग्नीशियम, Mg नियॉन, Ne नाइट्रोजन, N ऑक्सीजन, O ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, K सिलिकॉन, Si सिल्वर, Ag सोडियम, Na सल्फर, S यूरेनियम, U जिंक, Zn। अब जब कभी आप किसी भी तत्वों को पढ़ें या तो आपके संदर्भ के लिए उपयुक्त ये सारणी याद होनी चाहिए। ये टेबल, इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। समय समय पर बार बार उपयोग करते रहने से आप इसे तुरंत वैसे ही याद कर लेंगे, तो परेशान मत होइए। CO और CO जैसे क्या होता है, इस तरह से आप कभी कभी कोबाल्ट का यूज़ करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार सभी तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इसमें प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है, CO। प्रायोगिक तौर पर ये निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U और ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। स्टार्टिंग में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U से यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की कई इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। वैज्ञानिक जब कई परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। पहला कारण था ऑक्सीजन कई तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। दूसरा, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन-12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 में भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन-12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। इमेजिन कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वो एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई और 12 फल द्रव्यमान इकाई। वो तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे सभी फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है।
जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। अब वो फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 विभाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। एलिमेंट एंड एटॉमिक मास U। हाइड्रोजन 1, उसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ये भी आपको लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। ये सारे तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं ये इम्पॉर्टेंट है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु और आयतन बनाते हैं। ये अणु और आयतन बहुत अधिक संख्या में पुंजित होकर वो द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उसे टच कर सकते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है या वो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़ा होता है। अणु को किसी तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, हीलियम, ये सब जैसे कई तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होता है, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक अणु O2 कहते हैं। अगर 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन मिलता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं और कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के सरल संरचना नहीं होती, लेकिन उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स यहाँ पर पहला दिया गया है कि यौगिक, और ये कंबाइनिंग एलिमेंट्स है। फिर एक रेशियो है मास का, वाटर H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14:3। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन प्लस कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। एक्टिविटी सेकेंड, अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए ये जो टेबल दिया गया है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए, उसको ध्यान से देखिए और यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को बताइए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात कई प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि एलिमेंट है H, रेशियो बाय मास देखें तो 1 और एटॉमिक मास देखें तो भी 1, मास रेशियो 1/1, तो आप इसको जानते ही हैं क्या आंसर आएगा 1, और सिंपलेस्ट रेशियो 2 है। उसी तरह O का है 8, 16 और फिर 8/16 = 1/2 एंड देन सिंपलेस्ट रेशियो 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H/O यानी कि 2:1 होता है। What is an ion? धातु और अधातु युक्त
यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होता है और इन पर ऋण और धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन एनियन और धन आवेशित कण को धनायन यानी कि कैशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए। इसमें धनात्मक सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन संगठन कण के रूप में विद्यमान होता है। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है पर उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में चैप्टर 4 में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर सम आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। आयनिक कंपाउंड कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स रेशियो बाय मास, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। आप इसके रेशियो देख सकते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, किसी यौगिक या रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अलग अलग यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमता याद होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति या क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको जानने के लिए संयोजकता का उपयोग करना होता है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ या भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस यहाँ पर दिया गया है टेबल में एक, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। मानव की 2 भुजाएं और ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। अगर एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O और मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और यही टेबल आप जो देखेंगे 3.6 में कुछ सरल और बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं की दी गई हैं। आप इसे समझ सकते हैं ध्यान से देख करके। और हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको कई नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम या उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं और उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातुएं हैं तो उन्हें लेफ्ट साइड में लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, फिर अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। और बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि NaOH। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, 2 अलग अलग तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स,
आप जैसे कि यहाँ 3.6 टेबल में देखा कि कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठन तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि कई एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉसओवर अणु सूत्र लिखते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिंबल H फिर क्रॉस ओवर किया गया 1 से उसके संयोजकता से और Cl को 1 से, तो उसका रासायनिक सूत्र HCl होगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरा देखें हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो H से क्रॉस ओवर 2 का किया गया है वैलेंसी और S को 1 को S से किया गया है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा H2S। इसी तरह आप कई फार्मूला को देख सकते हैं यहाँ पर और इसे लर्न कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत यानी कि Mg2+ लिखते हैं। इसके बाद ऋणायन क्लोराइड यानी कि Cl निगेटिव साइन लिखते हैं। उसके बाद इनके आवेशों को क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु 2 क्लोराइड आयन सभी मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए और संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जा सकता। आप यहाँ और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आपने 3.2.2 के सेक्शन में परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना देखी कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वो सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अब इसका सॉल्यूशन अब कर सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl।